अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों से कुछ अरसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप बहुत ज़बरदस्त नंबर से किस तरह से पास हो सकते हैं अपने प्रॉफ एग्ज़ाम्स में। बट थोड़ी सी मेरी मसरूफियत की वजह से ये वीडियो लेट हो गई, तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो प्रॉफ का एग्ज़ाम होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो आप लोगों को भी पता है। जो आपका मेजर पार्ट होता है वो होता है एमसीक्यूज़। जो उसके बाद का पार्ट होता है वो शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। तो जब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी करती थी ना, तो मेरा जो मेजर फोकस होता था वो एमसीक्यूज़ पे होता था, क्योंकि वो मेजर जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपके एमसीक्यूज़ के होते हैं। ठीक है, अगर तो आपने एमसीक्यूज़ में स्कोर कर लिया, देन आई एम टेलिंग यू फ्लाइंग जो है ना, वो स्कोर आपका हो जाता है अगर आपके एमसीक्यूज़ जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं तो। क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स तो क्लास का हर बच्चा कर रहा होता है। एवरीबडी नोज कि शॉर्ट भी पूरे 4 करेगा, लॉन्ग का भी जो है ना वो करके ही आएंगे। एवरीबडी डज दैट, ठीक है। बट जो चीज़ आपको हटाती है, इट मेक्स यू अ लिटिल डिफरेंट, इज योर एमसीक्यूज। तो वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज। अब वो की पॉइंट है रीडिंग, 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 रीडिंग। जब आपका कोई यूनिट एंड होता है, आपका चैप्टर एंड होता है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, यू नो। आप बस रीडिंग करो उसकी, ठीक है। मेरी आदत थी कि मैं अपनी बुक्स को ना गंदा नहीं करती थी। मैं ना तो हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ, ना तो मेरी बुक्स हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती थी, बिकॉज़ ये मेरी अपनी एक हैबिट है। बट इफ़ यू फील कि आपको हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत है, जो की पॉइंट्स होते हैं वो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आगे जब आप अपनी प्रॉफ के लिए रिविजन करें तो आपके लिए आसानी हो। बट रीडिंग इज़ द की पॉइंट। कोई भी चीज़ मिस नहीं करें, हर चीज़ को रीड करें। जब जब आपका कोई यूनिट एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर एंड होता है, उसकी सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, कोई उसको रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। और एमसीक्यूज वो ही आपके जो है ना, लाइक एमसीक्यूज क्लियर करेगा, दैट इज़ योर रीडिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, अब तो इतना ऐसा टाइम आ गया है कि टीचर्स आपको प्रेजेंटेशंस जो है ना वो खुद दे देते हैं, सॉफ्ट कॉपीज आपको मिल जाती हैं। बट जब प्रेजेंटेशन के टाइम, जब आपका जो प्रोफेसर है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, कोई स्लाइड है, तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है जो कि स्लाइड में लिखे हुए नहीं होते। दैट इज़ योर 100% एमसीक्यूज। तो अपने माइंड को थोड़ा सा अटेंटिव रखा करें जब आपका जो प्रोफेसर है ना वो आपको समझा रहा होता है। कोई भी एक एक स्लाइड है, उस पर प्रेजेंटेशन है, उस पर कोई चीज़ें, वो सब मेंशन्ड होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वो एक्स्ट्रा बता रहा होता है। सो गाइज, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लें कि, और उसमें बड़ा बड़ा लिख लें कि दिस इज़ एन एमसीक्यूज। आई गारंटी कि वो आएगा एमसीक्यूज। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो क्लिनिकली सिनेरियो बेस्ड होता है। अगर तो आप थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में, तो सारे ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होता है ना वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इफ़ यू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए वैसे ही बहुत हलवा हो जाते हैं एमसीक्यूज एज़ कम्पेयर टू नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकली आपके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो वो आपको थोड़े से याद करने वाले होते हैं। उसमें आपको जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं वो भी याद करनी पड़ती हैं। तो ये एक 6 महीने का काम नहीं है। इसीलिए मैं आपके स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपने फर्स्ट जो है ना वो मंथ से ही आपने अपनी प्रॉफ की प्रेपरेशन शुरू कर देनी होती है, ठीक है। देन वी कम टू द शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स सारे जितने भी होते हैं ना वो आते हैं आपके क्या कहते हैं, पास पेपर से। ट्राई टू गैदर देम। और ज़्यादातर जो भी शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो आपके पास पेपर से आते हैं। अब उसमें करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन होती हैं उन्हीं में से जो है ना ये शॉर्ट आंसर्स बन के आते हैं। अब आपको जो है ना करने का तरीका क्या है कि आपको हेडिंग वाइज जो है ना अपने शॉर्ट आंसर्स को प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, एक पास पेपर है, तो आप उसकी हेडिंग्स लिख लें, ठीक है। कि ये हेडिंग से ये क्वेश्चन मेरे पास अपेयर होगा, तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करना है।
तो ये एग्जामिनर को या पॉइंट्स में लिखें, या हेडिंग्स में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, इससे ये होता है कि जो आपका एग्जामिनर है ना वो असेस कर लेता है कि आपको ये आंसर अच्छे से पता है, तो ही विल नॉट डिग इन, वो पूरा रीड नहीं करता, देन वो बस ही गेट्स टू नो कि हाँ आपको आता है, तो उसमें आप आराम से स्कोर कर लेते हो। लॉन्ग आंसर भी इसी तरह से होता है कि वो अगर आप क्लिनिकल है तो वो डेफिनेटली जो सिनेरियो बेस्ड होता है फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में, और नॉन क्लिनिकल आपका जो नॉन क्लिनिकल कह लो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नॉन क्लिनिकल ही ज़्यादा होते हैं आपके सब्जेक्ट्स, तो वो आपका जो है नॉन क्लिनिकल होता है, उसमें भी आपने हेडिंग्स बनानी होती हैं। वो भी एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा होता है कि जब एक लॉन्ग का आता है ना, तो ऐसा ज़्यादातर यही होता है कि एक आता होता है एक आता नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत, और जो एक जो आ रहा जो होता है ना वो आपका जो है लॉन्ग या पास पेपर से आया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग की एक मज़े की बात ये है कि जो आपका एचओडी आपको पढ़ाता है ना, हुएवर इज ही, तो अम, उसमें से एक लॉन्ग ज़रूर आता है, मतलब लाजमी है ये। जो एचओडी ने आपको पढ़ाया है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपने जो एचओडी जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाता है ना, वो तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें से या तो लॉन्ग आता ही आता है या शॉर्ट आता है। अच्छा, मैं इतना फ़ोकस रीडिंग पे क्यों कर रही हूँ और उस वक़्त ही क्यों कर रही हूँ कि जब आपका यूनिट या आपका चैप्टर एंड होता है, तो आपने देयर एंड देन उसी वक़्त रीडिंग क्यों करनी है? क्योंकि उस वक़्त आप का जो माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह लूँ कि ग्रैब करने वाला होता है। क्योंकि हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है, जो चीज़ आपको समझाई गई हुई होती है, कॉन्सेप्ट उस वक़्त थोड़े से क्लियर होते हैं। तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, हर चीज़ एब्ज़ॉर्ब हो रही होती है आपके माइंड में, ठीक है? यकीन करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये इतना बेहतरीन तरीका है कि अगर जब आपका प्रॉफ करीब आ रहा होता है और आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जो है ना इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करें, रिकॉल करें, रीडिंग दोबारा से करें, क्योंकि वो इतना सारा कोर्स होता है कि वो आप नहीं कर पाते। बट वही पॉइंट जब आपका एमसीक्यूज में आएगा और आपने 6-8 महीने पहले उसको सिर्फ रीड किया था, वो आपको आता होगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटिंग यू कि आपको आता होगा ये। तो ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है कि मैं आई नेवर यूज टू hold books like this and read in my point in my class। मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ती थी, मैं बस उसी टाइमिंग में पढ़ती थी जो मेरे पढ़ने का टाइम होते थे। और आपको खुद पता होगा, अगर आप नाइट आउल हैं तो आपको रात में पढ़ने का शौक होगा, उसी वक्त आपकी जो है ना माइंड चीज़ें एब्जॉर्ब करता होगा। और मैं आई एम नॉट अ नाइट आउल, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह उठ के जो है ना पढ़ती थी, या तो मगरिब के बाद पढ़ती थी। मुझे आदत है चल चल के पढ़ने की, मोटी मोटी किताबें उठा के मैं पढ़ती थी। हर इंसान की एक हैबिट होती है, उस हैबिट में उसको लगता है उसका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर रहा है ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि क्या ऐसे आप टाइम है जब आपको लगता है कि हाँ वो टाइम पे मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आप वो क्लास में आपका एक चैप्टर एंड होता है और वो आप आज से 5 महीने बाद रीड करोगे, तो आई एम टेलिंग यू वो बात ही नहीं रहेगी। उस वक्त आपको वो चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं आप कर पाओगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तो मुझे अब समझ में ही नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ आपने ना प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये इस फ्लो के साथ आप चलते रहेंगे ना, इसको पकड़े रहेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका प्रॉफ होगा ना, तो आप बिल्कुल एक कैजुअल, एक नॉर्मल तरीके से प्रॉफ को जो है ना अटेम्प्ट करोगे। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस तरह से हम सब्जेक्ट वाइज में छोटी छोटी आपको पॉइंट्स बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज कि किस तरह से आपने ना कौन से बुक्स की सिलेक्शन करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्पफुल होगा, थोड़ा सा आपकी स्टडी का बर्डन कम कर देगा। जैसे अनाटमी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी अनाटमी में सिर्फ इसी वजह से कि मैं एलआरसी में बैठ के पढ़ती थी। एलआरसी में मॉडल के सामने पढ़ने में
जो एब्जॉर्प्शन होती है ना पॉइंट्स की, चीज़ों की, वो आपको बुक की जो है ना वो 2D पिक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी अ गुड एनाटमी तो आप बैठें एलआरसी में एंड वहाँ ही बैठ के अपनी मॉडल के सामने अपनी बुक खोलें और वहीं स्टडी करें, ठीक है। ये अपना यूनिवर्सिटी में ही कर कर आया करें। अब फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर लोग कहते हैं जी गाइडन पढ़ें, गाइडन पढ़ें। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइडन से नहीं पढ़ा था, मैंने जीपी से पढ़ा था, सॉरी जेपी से और प्रेजेंटेशन से पढ़ा था, क्योंकि हमारे हम बीडीएस स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे लिए एक साल में फिजियोलॉजी पढ़ना और एमबीबीएस को 2 साल में फिजियोलॉजी पढ़ने का फ़र्क होता है। तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अस। उसमें पॉइंट्स वाइज लिखे होते हैं और बहुत आसान है जेपी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की आई डोंट रिमेंबर द बुक, बट मेरे ख्याल में एक ही बुक होती है, वो हर जगह ही चलती है और उसके अंदर छोटे छोटे चार्ट्स बने हुए होते हैं। उन चार्ट्स को जो है ना बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर उन सारी चीज़ों की कॉम्पोजिशन और वो लिखा होता है, वो आप लोगों ने ना अच्छे से याद कर लेना होता है, जो भी लिपिड्स एंड ऑल दैट, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। डेंटल मटेरियल्स ओनली प्रेजेंटेशंस मुझे हर यूनिवर्सिटी का आई थिंक डिफरेंट होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट प्रेजेंटेशंस और मैकेब उसकी बुक होती है, उसके अंदर चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स इज़ मोर देन इनफ, बस उन चार्ट्स को आप पढ़ लें। स्ट्रेंथ ये वाली चीज़ें होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा ओरल बायोलॉजी के जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसके अंदर आपको डायग्राम्स बनानी है। ये सीख लें डायग्राम्स बनाना। यू मतलब अगर आपकी टीचर बोर्ड पे बनाती है डायग्राम, तो वही चीज़ आप अपने एग्ज़ाम में पेस्ट कर दें, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, उससे मार्क्स भी अच्छा मिलता है। अब आ गए हम ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी मैंने बेसिकली आर्टिकल्स से पढ़ा था और मैंने जो है प्रेजेंटेशन से पढ़ा था। बुक का मैंने कोई इतना ज़्यादा ओरल पैथोलॉजी में यूज़ नहीं की थी। मैंने दीज टू थिंग्स, आर्टिकल्स भी जो कि आपके रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और रही बात पैथोलॉजी, जो कि आपको शायद सेकेंड ईयर में आती है, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जस्ट पैथोलॉजी के लिए। पेरिनोडोंटोलॉजी इज़ ऑल्सो, ये मेडिसिन कह लें, वो भी प्रेजेंटेशंस आर मोर देन इनफ। आपकी जो भी बुक है उसके अंदर जो है रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राई करा करें कि ये जो आपके अपने डेंटल के जो है ना सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत डीपली जो है ना पढ़ा करें, बिकॉज वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आई होप कि जो है ना आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो। यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, या अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।